पढ़ेंगे हीगल के बारे में। पश्चिमी विचारक में हीगल राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण विचारक है। इन्होंने जो विचार दिए थे वो दार्शनिक विचार दिए थे या कह दो आदर्शवादी विचार दिए थे। सबसे पहले आज हम हीगल का जीवन परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हीगल का जीवन परिचय। हीगल का जीवन परिचय। हीगल का पूरा नाम, हीगल का पूरा नाम है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। हीगल का पूरा नाम है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। नाम याद रखना, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हीगल का पूरा नाम क्या है। तो जितने भी विचारक हैं उनके पूरे नाम याद रख लेना। ये बड़ा नाम है तो याद रखना इसको। एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हीगल का पूरा नाम क्या है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाले उसमें पूछा जा चुका है कि हीगल का पूरा नाम क्या है। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल इसका पूरा नाम है। इसका हीगल का जन्म हुआ था 1770 ईस्वी में जर्मनी में। इसका जन्म कब हुआ था? 1770 ईस्वी में जर्मनी में। हीगल का जन्म 1770 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। ये शुरू से पढ़ाई में अच्छे थे, होशियार थे। तो इनको क्या हुआ कि ये शुरू से दर्शन की बातें करते थे। जो दार्शनिक पुस्तकें हैं उनको पढ़कर ये दार्शनिक बातें बहुत ज़्यादा करते थे। तो ये 20 वर्ष की जब 20 वर्ष के हुए, जब ये 20 वर्ष के हुए तो इन्होंने दर्शन के आचार्य की उपाधि धारण कर ली। क्या कर ली? दर्शन के आचार्य की उपाधि। दर्शन के आचार्य की उपाधि इन्होंने क्या कर ली? धारण कर ली। जब ये 20 वर्ष के थे तो इन्होंने दर्शन के आचार्य की उपाधि धारण कर ली। जो हीगल 20 वर्ष के थे तो दर्शन के आचार्य की इनको उपाधि दी गई। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। उपाधि धारण कर ली। इसके बाद में इन्होंने शुरुआत में क्या किया? प्राइवेट शिक्षक के रूप में कार्य किया। क्या किया? जो कार्य शुरुआत में क्या कार्य किया इन्होंने? प्राइवेट शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनका जो शुरुआती जीवन था वो प्राइवेट शिक्षक के रूप में था। इन्होंने प्राइवेट शिक्षक के रूप में अपना कार्य किया। फिर थोड़े समय बाद प्राइवेट शिक्षक के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने जेना के विश्वविद्यालय, क्या? जेना विश्वविद्यालय, यहाँ पे क्या कर लिया? जेना विश्वविद्यालय, जेना विश्वविद्यालय, यहाँ पे इन्होंने प्रोफेसर के रूप में, जेना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में इन्होंने नियुक्ति पा ली। जो जेना विश्वविद्यालय है इसमें क्या कर ली इन्होंने? प्रोफेसर के रूप में क्या कर लिया? प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पा ली। यहाँ पे इन्होंने दर्शन के प्रोफेसर बने। किसके? दर्शन के या फिलोसॉफी, कह सकते हो फिलोसॉफी के ये प्रोफेसर बने। इन्होंने जो जेना विश्वविद्यालय है इसमें क्या? इसमें प्रोफेसर बने वो भी दर्शन के, क्योंकि इनको दर्शन की ज़्यादा, फिलोसॉफी की ज़्यादा नॉलेज थी। उसमें ही शुरू से ये भाग लेते थे, उसका ही ज़्यादा अध्ययन करते थे। तो इसके कारण ये जेना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने दर्शन के। ये प्रोफेसर बन गए दर्शन के ये प्रोफेसर बन गए जेना विश्वविद्यालय में। इसके बाद में यहीं पे इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है फिनोमिनोलॉजी। क्या नाम है? फिनोमिनोलॉजी। एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है फिनोमिनोलॉजी। ये ग्रंथ लिखा फिनोमिनोलॉजी, ये ग्रंथ यहीं पे लिखा जेना विश्वविद्यालय में। तो ये चीजें भी अपन को ध्यान में रखनी है। जो
हिगल ने ग्रंथ लिखा फिनोमिनोलॉजी। ये ग्रंथ कहाँ लिखा? अगर इसका पूरा नाम आए, फिनोमिनोलॉजी का पूरा नाम क्या है? तो फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड। क्या नाम है? फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड इसका पूरा नाम है। इस ग्रंथ का पूरा नाम है फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड। इस ग्रंथ का पूरा नाम ये है। ये कहाँ पे लिखा गया था? ये जेना विश्वविद्यालय में जब ये दर्शन के प्रोफेसर थे तब इन्होंने इस ग्रंथ का पूरा अध्ययन किया, पूरा इस ग्रंथ को यहीं पे लिखा। इसके बाद में क्या हुआ? फिर फ्रांस का सम्राट था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसके हिस्ट्री उन्होंने सुना ही होगा। फ्रांस का सम्राट था नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस का सम्राट था नेपोलियन बोनापार्ट। और जब हिगल का जन्म हुआ था ये जर्मनी में हुआ था, और ये जो जेना विश्वविद्यालय है ये भी जर्मनी में है। तो ये फ्रांस का जो नेपोलियन बोनापार्ट था, इसने क्या कर दिया? इस जेना विश्वविद्यालय पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने आक्रमण कर दिया। किस पे? इस जेना विश्वविद्यालय पे आक्रमण कर दिया। तो इस समय हिगल जेना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे दर्शन के। इस समय तो क्या किया? ये जो हिगल था यहाँ से भाग के दूसरी जगह चला गया। क्या? यहाँ से भाग के ये दूसरी जगह चला गया, क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी होती है, अपना जीवन प्यारा होता है। तो क्या कर दिया? इस जेना विश्वविद्यालय से भाग के कहाँ चला गया? क्यों भागा था? क्योंकि फ्रांस के जो नेपोलियन थे नेपोलियन बोनापार्ट थे, वो इस जेना विश्वविद्यालय में क्या कर दिए? आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद इसको ये तो भाग गया। फिर भागने के बाद कहीं तो कहीं काम चाहिए, कार्य तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये भूखा मर जाएगा। तो क्या किया इसने? न्यूरेमबर्ग में इन्होंने क्या किया? न्यूरेमबर्ग में क्या किया इन्होंने? वहां पे एक प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया। एक स्कूल के प्रिंसिपल रूप में। न्यूरेमबर्ग में इन्होंने क्या किया? एक स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया। सीधा विश्वविद्यालय से कहा गया? स्कूल में आ गया। वहां पे एक प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया। इस प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया, लगभग 8 वर्ष तक इसमें कार्य किया। इस स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में इन्होंने कार्य किया, और यहाँ पे एक ग्रंथ को पूरा किया जिसका नाम है साइंस ऑफ लॉजिक। इस स्कूल में एक ग्रंथ को पूरा किया जिसका नाम है साइंस ऑफ लॉजिक। क्या नाम है? साइंस ऑफ लॉजिक। इस ग्रंथ को यहाँ पर रख के इन्होंने पूरा किया। फिर 1816 ईस्वी में फिर 1816 ईस्वी में हिल्डबर्ग एक विश्वविद्यालय है, उसमें प्रोफेसर का पद प्राप्त किया। पहले जेना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, फिर यहाँ पे इस नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। फिर ये अपनी जान बचा के इस जेना विश्वविद्यालय से भाग गए और एक स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया। फिर यह 8 साल तक कार्य किया। फिर स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के बाद इनको एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम है हिल्डबर्ग विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में क्या किया? इस विश्वविद्यालय में इनको वापस प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। तो ध्यान रखना, सबसे पहले ये जो हिगल था ये क्या करता था? एक प्राइवेट टीचर का कार्य करता था, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। फिर कुछ समय बाद इनको जेना विश्वविद्यालय में क्या मिल गए? इनको दर्शन के प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति मिल गई। फिर यहाँ पे क्या हुआ? इस फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट में क्या कर दिया? इस पे आक्रमण कर दिया। फिर यहाँ से वापस ये स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। ये 8 वर्ष तक यहाँ पे कार्य किया। फिर बाद में इनको जो हिल्डबर्ग विश्वविद्यालय इसमें वापस क्या मिल गया? इनको प्रोफेसर मिल गए। तो इनका जीवन उतार चढ़ाव कैसा था? पहले प्राइवेट शिक्षक, पहले क्या थे? प्राइवेट शिक्षक, फिर विश्वविद्यालय में क्या? प्रोफेसर, विश्वविद्यालय में क्या बने? प्रोफेसर। फिर यहाँ पे जेना विश्वविद्यालय पे आक्रमण करने के बाद फिर स्कूल के प्रिंसिपल, और फिर वापस जो हिल्डबर्ग विश्वविद्यालय इसमें क्या बन गए? इसमें वापस प्रोफेसर बन गए। तो इनका
इनका जीवन का उतार चढ़ाव इस प्रकार ही चलता रहा। तो इसमें जब 1816 ईस्वी में, इसमें 1816 ईस्वी में हिल्डबर्ग विश्वविद्यालय था, इसमें ये प्रोफेसर का पद प्राप्त कर लिया। फिर कुछ समय बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद यहाँ पे रहने के बाद इन्होंने सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा जिसका नाम है दार्शनिका विश्वकोश। इस ग्रंथ लिखा, इसी हिल्डबर्ग विश्वविद्यालय में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको इसकी 2 पुस्तकों का नाम तो बता ही दिया, 2 ग्रंथों का नाम तो बता ही दिया है। ध्यान रखना, एक तो फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड। अगर पुस्तकों का नाम पूछे या ग्रंथ का नाम पूछे, एक ही बात है, अगर पुस्तक हो, बुक हो या ग्रंथ हो। एक का तो नाम है फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड, दूसरा है साइंस ऑफ लॉजिक। ये तो इसमें लिखा जेना विश्वविद्यालय में, ये लिखा एक स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में। जो तीसरा हिल्डबर्ग विश्वविद्यालय में, यहाँ पे तीसरी पुस्तक लिखी है, तीसरा ग्रंथ लिखा दार्शनिक विज्ञान का विश्वकोश। क्या लिखा? दार्शनिक विज्ञान का विश्वकोश। दार्शनिक विज्ञान का विश्वकोश, यहाँ पे इसने ये ग्रंथ लिखा दार्शनिक विज्ञान का विश्वकोश। ये ग्रंथ कहाँ लिखा? ये हिल्डबर्ग विश्वविद्यालय में इन्होंने लिखा। इस ग्रंथ लिखने के बाद जो ये ग्रंथ लिखा, ये हिगल ने जो ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ से क्या हुआ? इस ग्रंथ की वजह से हिगल को चारों तरफ क्या मिली? प्रसिद्धि मिली। इसी की वजह से हिगल को जाना जाता है, इसी ग्रंथ की वजह से। ये ग्रंथ जो लिखे फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड और साइंस ऑफ लॉजिक, इन ग्रंथ से हिगल को इतनी ख्याति या प्रसिद्धि नहीं मिली। लेकिन जो दार्शनिक विज्ञानों का विश्वकोश लिखा, इससे हिगल को चारों तरफ क्या मिली? चारों तरफ प्रसिद्धि मिली। क्या मिली? प्रसिद्धि मिली। इसी ग्रंथ की वजह से हिगल को चारों तरफ प्रसिद्धि मिली। तो ये भी ध्यान रखना, किस किस ग्रंथ के बारे में कब कब पूछा जाए, किसकी वजह से हिगल को प्रसिद्धि मिली। तो यहाँ के बाद ये कहता है कि हिगल कहता है कि जो मैंने तरीके बताए, इस दार्शनिक विज्ञान के विश्वकोश में ये कहता है कि जो मैंने तरीके बताए हैं वो वैज्ञानिक माना जाए। जो मेरे तरीके हैं उनको वैज्ञानिक माना जाए। इसलिए हिगल ने यहाँ तक ऐसा कह दिया है कि कोई कानून, जो कानून बना है, अगर वो मेरा कानून नहीं है तो वैज्ञानिक कानून नहीं है। तो हिगल यहाँ तक कह देता है। इसमें इसको इतनी प्रसिद्धि मिल गई तो हिगल ये कह देता है, अगर जो कानून मेरा कानून नहीं है तो वो कानून वैज्ञानिक कानून हो ही नहीं सकता। इसीलिए हिगल को विश्वास था कि उसके जितने भी विश्व के सबसे पहले को सुलझा लिया। हिगल को इतना विश्वास था कि विश्व में जितने भी सत्य हैं और फैली है, उसने क्या कर लिया? इनको सुलझा लिया है। इन फैलियों को हिगल ने सुलझा लिया है। उसकी मृत्यु के बाद उसका जो दर्शन था और भी ज़्यादा महान बन गया। जो अंग्रेजी दर्शन था उससे तो वो ज़्यादा नफरत करता ही था, वो भी हिगल से प्रभावित हो गए। जो ब्रिटिश में अंग्रेज थे, वहाँ के जो दर्शन शास्त्र थे वो हिगल से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते थे, हिगल की बातों को नहीं मानते थे। जो हिगल ने दार्शनिक विचार दिए थे उनकी बातों को नहीं मानते थे। तो कहा जाता है कि जो ब्रिटेन के हैं वो इनसे नफरत करते थे, हिगल के। जो ब्रिटेन के जितने भी लोग थे, विद्वान थे, वो हिगल से नफरत करते थे। लेकिन जब हिगल की क्या हुई? जब हिगल की मृत्यु हुई, वो हिगल की मृत्यु होने के बाद ब्रिटेन के लोग भी इनके दर्शन को मानने लग गए। वो भी हिगल की बातों से काफ़ी प्रभावित थे। इस प्रकार हिगल जो दार्शनिक रूप में विख्यात हुआ, इस प्रकार हिगल क्या हुआ? विख्यात हुआ। तो इनका जन्म ध्यान रखना 1770 ईस्वी में। कब हुआ था? 1770 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1831 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 1831 ईस्वी में हुई थी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तीन तो हो गए ग्रंथ। एक फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड, दूसरा साइंस ऑफ लॉजिक, तीसरा दार्शनिक विज्ञान का विश्वकोश।
अब और भी ऐसी पुस्तक है जो हिगल ने लिखी। अगर आपको ये ज़्यादा हार्ड लग रही है तो इजी वाली पुस्तकें बता दूँ ताकि आपको याद होने में आसानी रहे। इजी वाली पुस्तक बता देता हूँ, हिगल ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। अगर ये याद होने में आसानी नहीं हो, ये तो याद हो जाएगा दार्शनिक विज्ञानों का विश्वकोश। फिर बाद में फिलोसॉफी ऑफ लॉ, फिलोसॉफी ऑफ लॉ हिगल की प्रमुख पुस्तकें। फिलोसॉफी ऑफ लॉ या कह दो कानून का दर्शन। हिंदी में याद करना चाहो तो ये, इंग्लिश में याद करना चाहो तो फिलोसॉफी ऑफ लॉ। एक तो ये हो गई, उसके बाद में है फिलोसॉफी ऑफ लॉ, उसके बाद में है फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। एक ही हो गई फिलोसॉफी ऑफ लॉ, एक हो गई फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। फिर है जर्मनी का संविधान, पुस्तक लिखी थी इसने जर्मनी का संविधान, जर्मनी का संविधान, इसने ये पुस्तक लिखी थी। तो ये ध्यान रखना इसने कौन कौन सी, ये पुस्तकों का नाम भी आपको याद होने चाहिए, एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। फिलोसॉफी ऑफ लॉ, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री और जर्मनी का संविधान, दार्शनिक विज्ञानों का विश्व को, लॉजिक ऑफ साइंस, इन पुस्तकों का नाम आप याद रखना। ये हिगल की प्रमुख पुस्तकें। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसने जो विचार दिए थे वो विचार कैसे थे। हिगल ने जो विचार दिए थे वो विचार कैसे थे, इनके बारे में भी अध्ययन। द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद और राज्य का सिद्धांत, और क्या नाम है, राज्य का सिद्धांत। अपन हिगल के बारे में सिर्फ दो ही चीजें पढ़ेंगे, अपना सिलेबस क्या, हिगल के बारे में सिर्फ दो ही चीजें बता रखी है, द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद और राज्य के बारे में इसने क्या विचार दिए थे, इन दो के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद। द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। हिगल ने द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद के बारे में क्या बताया। अब इस शब्द को सुनना, सबसे पहले हम जो भी पढ़ते हैं तो पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले हम जो भी पढ़ते हैं उस क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले द्वंद्वात्मक, इस द्वंद्वात्मक का मतलब होता है अगर एक चीज और दो चीज आपस में लड़े, एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति आपस में लड़े, इनके जो संघर्ष होता है, इनके बीच में जो युद्ध होता है, इनके मध्य जो युद्ध होता है, उसकी वजह से एक तीसरी चीज आती है, उसका नाम है द्वंद्वात्मक। अगर हम सिंपल तरीके से पढ़े, एक व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति ये आपस में संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं, वाद विवाद करते हैं, इसकी वजह से कोई नई चीज आती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको द्वंद्वात्मक कहा जाता है। अर्थात इसका कहने का अर्थ यही है कि अगर जिनके बीच संघर्ष हो, वाद विवाद हो और उसकी वजह से कोई नई चीज निकले, वो क्या है, द्वंद्वात्मक। इस हिसाब से देखें तो हिगल क्या कहता है कि जो मानव सभ्यता है, जो मानव की सभ्यता है, उसका विकास सीधी रेखा से नहीं हुआ है। मानव का विकास सीधी रेखा से नहीं हुआ है, बल्कि तूफान की तरह झपेटा खाते हुए हुआ है। मानव का जो विकास हुआ है तूफान की तरह झपेटा खाते हुए हुआ है, ऐसा नहीं सीधा विकास हो जाए। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, शुरू में बहुत ज़्यादा रोता है, घर वाले उससे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, बच्चे को पालना इतना ही आसान नहीं होता है, उसको पालने के लिए घर वालों को पूरी रात जागना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो इसी प्रकार कहता है जो मानव सभ्यता है उसका विकास सीधी रेखा से नहीं हुआ, सीधा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ है, एक थपेड़े खाते हुआ है। बहुत मेहनत के, बहुत तपने के बाद मानव का विकास हुआ है। मानव का विकास कैसे हुआ है, सीधी रेखा से नहीं होके इससे हुआ है, किससे हुआ है, थपेड़ा खाते हुआ है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जो द्वंद्वात्मक है इसमें क्या कहा जाता है कि हिगल ने कहा है कि जो मानव सभ्यता उसका विकास सीधी रेखा से नहीं हुआ, कैसे हुआ है, उसका विकास
तूफान की तरह थपेड़े खाते हुआ है। जैसे एक जहाज अपना मार्ग बनाता है, तो उसे क्या है, उसे सभ्यताओं की तरह टेढ़े मेढ़े रास्ते से आगे बढ़ता है। अगर कोई जहाज है, अगर वो तूफान आए तो उसे क्या है, वो सीधा नहीं चल सकता है। जैसे कोई जहाज चल रहा है, अगर वो जहाज चल रहा है तो क्या है, अगर आगे से ऐसे तूफान आए तो वो सीधा नहीं चल सकता, वो बांका टेढ़ा चलेगा। तो इसी हिसाब से कह सकते हैं कि जो मानव का विकास भी हुआ है वो कैसे हुआ है, वो सीधा नहीं होकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से हुआ है, बहुत ज़्यादा संघर्ष की वजह से हुआ है। इसी संघर्ष की वजह से क्या हुआ है, मानव का विकास हुआ है। पहले मानव क्या रहते थे, पहले मानव जंगलों में रहते थे, घर नहीं था, ना परिवार था। फिर मानव ने सोचा, फिर आग का आविष्कार हुआ, इस तरह मानव का विकास हुआ है। और आज हम जहाँ पे हैं वो मानव की पुरानी सभ्यता के हिसाब से। अगर वो मानव संघर्ष नहीं करते, वो गिर जाते, तो आज हम इस अवस्था में नहीं पहुँच सकते। तो क्या होता है, वस्तु क्या होती है, एक निम्न वस्तु से इसका विकास कैसे हुआ, एक निम्न वस्तु से, निम्न से उच्च की ओर हुआ। इसका विकास कैसे हुआ, निम्न से उच्च की ओर हुआ, ऊपर की ओर हुआ है। किसी का भी देखना विकास होता है वो निम्न की ओर ऊपर से हुआ है। तो इसी प्रकार कहता है हिगल ने भी इसी द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को इसी हिसाब से अपनाया है। तो क्या होता है, इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में नीचे से ऊपर की जो अवस्था होती है उसी को द्वंद्वात्मक ये हिगल नाम देता है। इस द्वंद्वात्मक, ये शब्द किसका है, ये शब्द है यूनानी शब्द। ये द्वंद्वात्मक शब्द है, ये शब्द कौन सा है, ये यूनानी शब्द है। कौन सा शब्द है, ये यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द है, जैसे अगर माने तो उसने अपने सारे सिद्धांत, इस हिगल ने अपने सारे सिद्धांत इस त्रिभुज के आधार पर थे। किसके आधार पर, इस त्रिभुज के आधार पर। अगर इस त्रिभुज को समझ लिया आपने, ये सिद्धांत इस त्रिभुज के आधार पर कैसे दिए, तो हिगल की सारी बातें, सारे विचार समझ में आ जाएंगे। उसने कहा सबसे पहले वाद, जो एक नंबर है ये वाद और ये प्रतिवाद, इन दोनों के मध्य संघर्ष से एक नई चीज पनपी, उसका नाम है संवाद। वाद, प्रतिवाद, संवाद, ये तीन चीजों के बारे में बताया है। क्या हुआ, पहले वाद, प्रतिवाद, संवाद। इसने इसी त्रिभुज को हर जगह लागू करता है हिगल। इस त्रिभुज को याद रखना, ये इसी त्रिभुज को सभी जगह लागू करता है। क्या करता है, सभी जगह लागू करता है। कैसे, सबसे पहले क्या था, राजतंत्र। क्या था, अगर माने तो पहले क्या था, राजतंत्र। इसको समझने के लिए पहले क्या था, राजतंत्र था। इसमें क्या होता था, इसमें राजाओं के अत्याचार होते थे। क्या होते थे, राजाओं के अत्याचार। राजा क्या करते थे, अत्याचार करते थे। इसमें क्या हुआ, राजाओं के अत्याचार हुए। इसमें राजाओं के अत्याचार हुए। फिर क्या हुआ, इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या हुआ, जनता ने क्या कर दिया, जनता ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया। और क्या बन गया, फिर प्रतिवाद में राजतंत्र की जगह क्या आ गया, इसी राजतंत्र की जगह आ गया लोकतंत्र। क्या आ गया, लोकतंत्र। इस राजतंत्र की जगह जनता ने विद्रोह करके लोकतंत्र आ गया। फिर लोकतंत्र में जनता का क्या हो गया, जनता का भी शोषण होने लग गया। इस लोकतंत्र में जनता का भी शोषण होने लग गया। यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पे भी जनता खुश नहीं थी। यहाँ पे राजाओं के ज्यादा अत्याचार थे। इनसे छुटकारा पाने के लिए, इस राजतंत्र से छुटकारा पाने के लिए क्या किया, इन्होंने लोकतंत्र का आविष्कार कर दिया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे भी जनता का शोषण होने लगा। फिर इन दोनों की वजह से क्या हुआ, पहले राजतंत्र था, फिर लोकतंत्र था। इन दोनों के संघर्ष की वजह से क्या बना, फिर बना संवैधानिक तंत्र। क्या बना, संवैधानिक तंत्र। जो संविधान द्वारा लिखा गया कानून है उसके हिसाब से ही कानून चलेगा। तो ये क्या है, एक के बाद एक प्रोसेस बना जिससे कोई नई चीज ही पनपती है। इसी को कहा गया द्वंद्वात्मक। हिगल ने इसी को द्वंद्वात्मक कहा। पहले वाद, प्रतिवाद, संवाद, ये सभी जगह आएगा। ये सभी जगह पहले वाद, फिर प्रतिवाद, संवाद। ये वाद में क्या, पहले राजतंत्र था, इसमें राजाओं के अत्याचार होते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, फिर यहाँ पे दूसरी जगह प्रतिवाद में लोकतंत्र आ गया। इस लोकतंत्र में भी क्या था, इसमें भी जनता का शोषण होने लगा। इसमें भी क्या होता था, जनता का शोषण होता था।
इस जनता के शोषण, इससे परेशान होकर क्या आ गया, संवैधानिक तंत्र आ गया, संवैधानिक तंत्र बन गया। इसमें जनता का शोषण होना बंद हो गया। ये संविधान के हिसाब से कानून बनाते थे, अपनी मनमर्जी के हिसाब से कानून नहीं बनाते थे। इसमें राजा अपनी मनमर्जी से करता था, इसमें भी जनता का शोषण होता था। इस वजह से क्या हो गया, संवैधानिक तंत्र। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सब अपन को ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है द्वंद्वात्मक। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी